तो आज हम मोटोरोला की कहानी में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसने, आप जानते हैं, मोबाइल की दुनिया ही बदल दी थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर थोड़ी लड़खड़ाई और अब वापसी की कोशिश कर रही है। हमारे पास इसके लिए मोटोरोला उत्थान, पतन और भविष्य नाम के स्रोत से कुछ जानकारी है जी तो चलिए इस पूरे सफर को, इसके अहम पड़ावों को समझते हैं जरा। जरूर। तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? 1928 में शिकागो में हाँ, गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के नाम से। गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग, हाँ। और फिर 1947 में नाम बदला, मोटोरोला। ये नाम भी दिलचस्प है, मोटर यानी कार और विक्ट्रोला, उस जमाने का मशहूर रिकॉर्ड प्लेयर। सही, मोटर और विक्ट्रोला से मोटोरोला। और इन्होंने तो मतलब शुरुआत से ही कमाल किया। पहला कार रेडियो 1930 में। जी फिर दूसरे विश्व युद्ध में वो वॉकी टॉकी, सैनिकों के लिए कितना जरूरी था वो। हाँ, बहुत अहम था। और फिर 1983 में वो बड़ा पल, दुनिया का पहला मोबाइल फोन कमर्शियल वाला, डायनाटेक 8000X। हाँ, डायनाटेक। आज सोचो तो लगता है ईंट कैसा फोन। हाँ बिल्कुल। भारी, महंगा भी जबरदस्त, पर उसने कम्युनिकेशन का नजरिया ही बदल दिया। सच में एक क्रांति थी वो। और 90 के दशक तक तो मोटोरोला का ही नाम था। मतलब पेजर, रेडियो सिस्टम, मोबाइल फोन, हर जगह। और वो 2004 का रेजर V3, वो तो मतलब हो वो तो बस एक फोन नहीं था, वो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। हाँ, फैशन एक्सेसरी। बिल्कुल, इतना पतला, इतना अलग डिजाइन, उस टाइम किसी ने वैसा सोचा भी नहीं था। वो सच में एक कल्चरल आइकॉन, एक प्रतीक बन गया था। लेकिन फिर जैसा होता है टेक्नोलॉजी में, कहानी बदल गई। 2000 के बाद ये पिछड़ने क्यों लगे? क्या वजह रही? सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो थी स्मार्टफोन की जो लहर आई ना, उसे पहचानने में और अपनाने में देर कर दी इन्होंने। अच्छा। मतलब जब एप्पल आईफोन ला रहा था, गूगल एंड्रॉइड पर काम कर रहा था, तब मोटोरोला तब भी काफी हद तक अपने फीचर फोन पर ही अटका हुआ था। ये एक बड़ी मतलब स्ट्रेटेजिक गलती साबित हुई। तो सिर्फ हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर की तरफ भी कुछ मसला था। हाँ बिल्कुल, उनका जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम था या जो यूजर इंटरफेस था, वो iOS या सैमसंग के टचविज के मुकाबले लोगों को कम पसंद आया। कम आकर्षक था, उतना फ्लेक्सिबल नहीं था। और सुनने में ये भी आया कि कंपनी के अंदर भी थोड़ी खींचतान थी दिशा को लेकर। अंदरूनी मतभेद। हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर एंड्रॉयड अपनाने में भी देर की, और जब अपनाया भी तो इतने सारे मॉडल निकाल दिए कि कंफ्यूजन हो गया। ग्राहक ही उलझ गए कि कौन सा लें। बिल्कुल, मतलब एक क्लियर लाइनअप नहीं था। तो मतलब सीख ये है कि ट्रेंड्स को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, चाहे आप कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना रहे हों। सही कहा। नतीजा यही हुआ कि नोकिया, सैमसंग और फिर एप्पल, इनसे जो कंपटीशन मिला उसमें मोटोरोला का मार्केट शेयर तेजी से नीचे गया। हालात इतने बिगड़ गए थे? हाँ, इतने कि 2011 में कंपनी को 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ा। मोटोरोला मोबिलिटी, जो फोन बनाती थी, और मोटोरोला सॉल्यूशंस, जो वो एंटरप्राइज वाला काम देखती थी। अच्छा, ये बंटवारा हो गया। और फिर तो कंपनी बिकी भी, गूगल ने खरीदा। जी हाँ, 2012 में गूगल ने मोटोरोला मोबिलिटी को खरीद लिया। पर गूगल की दिलचस्पी देखिए, फोन बनाने से ज्यादा उनके पेटेंट्स में थी। पेटेंट्स मतलब वो टेक्नोलॉजी के अधिकार? हाँ, वो हजारों पेटेंट जो मोटोरोला के पास थे, वो गूगल के एंड्रॉयड सिस्टम को बचाने और मजबूत करने के लिए बहुत कीमती थे। समझ गया। लेकिन गूगल भी फोन बिजनेस को फायदे में नहीं ला पाया, और बस 2 साल बाद 2014 में उन्होंने इसे लिनोवो को बेच दिया, चीन की कंपनी लिनोवो को। तो अब लिनोवो के पास है मोटोरोला मोबिलिटी। लिनोवो के आने से क्या बदला, उनकी क्या सोच थी? लिनोवो ने एक नई दिशा दी। उन्होंने ज्यादा ध्यान बजट और मिड रेंज फोन पर लगाया। वो मोटो जी और मोटो ई सीरीज, बिल्कुल, मोटो, हिमोटो और ये काफी सफल भी रही, खासकर भारत, ब्राजील, लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में। हाँ, मैंने भी देखा है, काफी पॉपुलर हुए हैं फोन्स। इसका एक कारण ये भी था कि ये लगभग स्टॉक एंड्रॉयड जैसा अनुभव देते थे। मतलब ज्यादा फालतू की एप्स नहीं, क्लीन इंटरफेस। ये बात कई लोगों को पसंद आई। हाँ, ये तो है। और वो पुराना रेजर, उसको भी तो वापस लाए ये लोग, फोल्डेबल फोन के तौर पे। जी, कोशिश तो की। 2019 से लेकर अभी तक कुछ मॉडल आए रेजर के नाम से, फोल्डेबल स्क्रीन वाले। कैसा रहा वो? मिला जुला सा। मतलब कोशिश अच्छी थी आइकॉनिक नाम को भुनाने की, पर शुरुआत में कीमत बहुत ज्यादा थी और ड्यूरेबिलिटी, मतलब मजबूती को लेकर भी सवाल थे। पर हाँ, आज भी वो हेलो मोटो वाली धुन लोगों को याद है। ब्रांड की पहचान तो है,
भले ही दुनिया में टॉप पर ना हो, पर कुछ बाजारों में सस्ते और अच्छे फोन के लिए इनकी इज्जत है। तो अभी कहाँ खड़े हैं मार्केट शेयर के हिसाब से? रेजर जैसे फोन में अगर वो कीमत और मजबूती दोनों को ठीक कर लें तो बात बन सकती है। इनोवेशन की गुंजाइश है वहाँ। बिल्कुल। दूसरा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे सैमसंग और गूगल अपने फोन्स में AI फीचर्स डाल रहे हैं, मोटोरोला को भी उस तरफ जाना होगा। हाँ, आजकल तो AI हर जगह है। जी। और फिर जो उनके मजबूत बाजार हैं, भारत, लैटिन अमेरिका, वहां और ज्यादा फोकस कर सकते हैं। वहां उनकी पहचान पहले से है। और प्रीमियम सेगमेंट, महंगे फोन में क्या लगता है? कोशिश तो कर रहे हैं। जैसे अभी एज 50 अल्ट्रा आया है, शायद वो गैलेक्सी S या आईफोन को टक्कर देने की सोच रहे हों, पर वो मुश्किल है। हाँ, वो तो है। चुनौतियां क्या हैं सबसे बड़ी? चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी तो है चीनी कंपनियों से टक्कर। शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सब कम दाम में बहुत अच्छे फीचर्स देते हैं। सही बात है, बहुत भीड़ है इस मार्केट में। बिल्कुल। इस भीड़ में अलग कैसे दिखे, अपनी पहचान कैसे बनाए, और जो उनकी पुरानी इमेज थी ना, इनोवेशन वाली, वो कहीं खो गई है, उसे वापस लाना एक बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि मोटोरोला ने इनोवेशन से शुरुआत की, ऊंचाई पर पहुंचा, फिर कुछ गलतियां हुई, नीचे आया, जी। और अब लेनोवो के साथ फिर से उठने की, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर बजट, मिड रेंज और शायद फोल्डेबल सेगमेंट में। हाँ, और यहीं पर आकर सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त कंपटीशन वाले टाइम में इतनी पुरानी विरासत वाली कंपनी अपनी वो खास पहचान, वो मोटोरोला टच कैसे वापस ला सकती है? कैसे वो आज के ग्राहक के लिए जरूरी बनी रह सकती है? मुझे लगता है यही उनके भविष्य की सबसे बड़ी परीक्षा होगी।